देखिए, शुरुआती लक्षण में क्या है कि कोई भी बीमारी जब होती है, चाहे वो फंगस से हो या बैक्टीरिया से हो या वायरस से हो, जी। तो ये क्या है कि हमारा बॉडी जो है ना, उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले से विद्यमान है। जी। हाँ, जो हमारा न्यूट्रोफिल्स है, डब्ल्यूबीसी है, और हमारे टी सेल्स, बी सेल्स हैं, जो हमारी इम्यून सिस्टम है, तो वो हमारे पहरेदार हैं। बाहर से कोई अगर अटैक होता है जो हमारे बॉडी से अलग है, तो ये तैयार हो जाते हैं उनसे लड़ने के लिए। तो जैसे ही आप किसी एक्सटर्नल पार्टी के साथ अगर युद्ध करना शुरू करते हैं, तो क्या बोलते हैं, बहुत गर्म माहौल हो गया, तो जी। टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है बॉडी का। तो फीवर एक कॉमन मतलब एक ट्रेट है या एक लक्षण है जी। जो किसी भी तरह के इन्फेक्शन में सबसे पहले आ सकता है। और इसके साथ ये जो म्यूकर माइकोसिस जो अभी जिसके बारे में चर्चा काफी ज्यादा चल रही है, और ये बहुत घातक भी हो गया है और काफी फैल भी रहा है। तो इसमें जो है ये अ, हमारे नाक के थ्रू अंदर जाता है, या स्किन में अगर कहीं पे कोई लेजन है, कट है, और स्किन में कट है और हम चले गए पौधे में पानी देने या कुछ मिट्टी का ऐसा काम करने लग गए, या घर में ही कहीं खिड़कियों में कुछ डस्ट जमा है, कहीं मॉइस्चर है, नहीं रहना, तो उसको हम अगर क्लीन करने चले गए और गलती से यहाँ पे चिपक गया, तो वो ब्लड स्ट्रीम में वहां से जा सकता है। तो जनरली ये हमारे नाकों के थ्रू श्वास नली से अंदर जाता है। अगर नाक के थ्रू गया, तो नाक के अंदर अब आप देखें कि यहाँ जा करके आपकी साइनस में, जो यहाँ दोनों आंखों के बीच में जो एक जगह है, यहाँ पे साइनस में, यहाँ फ्लूइड में वो अटक सकता है। तो यहाँ से इन्फेक्शन शुरू हो जाएगी, या उसके बाद आंखों में इन्फेक्शन आपके डेवलप हो सकता है, या वो वहां से वहां ना अटक के वो अगर अंदर चला गया, लंग्स में गया, तो लंग्स में भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। अगर आंखों में या साइनस के आसपास है, तो जो स्टार्टिंग में जो अभी देखा गया है, जैसा जो सिम्टम्स आ रहे हैं या बहुत सारे लोग बताते हैं, या वैसे भी इसकी जो मतलब स्टडीज में है, जो पुरानी भी हिस्ट्री होती है, वो आपको नेजल फ्लो जो है वो बढ़ जाएगा। आप रनिंग नोज हो सकता है, और थोड़ा थिक हो सकता है, मतलब कंपेयर टू अगर जो नॉर्मल कोल्ड एंड फ्लू होता है। और उसका जो कलर है वो ग्रेइश अगर आप महसूस कर रहे हैं एंड इट इज थिक, देन आपको डाउट करना चाहिए कि ये फंगल इन्फेक्शन है। और अगर आप आंखों में अगर आपके रेडनेस आ गई है, अगर आपको लग रहा है कि ब्लड के स्पॉट्स जैसे कुछ बन रहे हैं, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। इन केस अगर आपको पहले कोई भी बीमारी से आप लड़कर सुरक्षित वापस आए हैं, या अस्पताल से बहुत, ना सिर्फ कोविड, ऐसा नहीं है कि कोविड ही एक बीमारी है, अभी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं। कुछ लोग जिनको जैसे कि ल्यूकेमिया से पीड़ित हैं, मतलब इनिशियली है, या कोई लिवर डिजीज से वो ट्रीटमेंट के बाद वापस आए हैं, काफी दिन, 10-15 दिन अस्पताल में रह के। तो कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनको इम्यूनोसप्रेसेंट के ऊपर रखा गया, अगर वो लोग वापस आते हैं, तो उनको अलर्ट होने की जरूरत ज्यादा है। हमारे आपके जो लोग, मतलब जो अभी किसी बीमारी से नहीं गुजरे हैं, या जो लोग स्वस्थ हैं, उनको इतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, नहीं है। जी। तो इनिशियल जो है शुरुआती लक्षण यही है। और इसके साथ अगर आपके छाती में दर्द सा महसूस हो रहा है, ब्रीथलेसनेस फील हो रहा है, सिर में दर्द रह रहा है, हेडेक सा महसूस हो रहा है, थोड़ी कंफ्यूजन सी हो रही है, तो ये सब उसके लक्षण ऐसे मतलब हम जी। कंसिडर कर सकते हैं। ब्लैक फंगस नामक नई मुसीबत, और इस वक्त में यह और भी जरूरी हो जाता है कि हमारे पास सही सूचना रहे, क्योंकि सूचना ही वह हमारा प्राथमिक हथियार होगा जिससे हम इन सभी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ सत्यदेव मुकुल जी हैं। सत्यदेव मुकुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो सत्यदेव मच। जी, मुकुल जी। धन्यवाद। जी। सत्यदेव मुकुल जी हैदराबाद के एक प्रतिष्ठित माइक्रोबायोलॉजिस्ट और अप्लाइड साइंस में इन्होंने अपना एक नया मुकाम हासिल किया है, और ये कई सारे हैदराबाद के फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ भी जुड़े हुए हैं, और आज यह ब्लैक फंगस के ऊपर हमारा मार्गदर्शन करेंगे कि किस तरह से हम इस बीमारी से अपना बचाव कर सकते हैं। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मुकुल जी, मेरा सबसे पहला प्रश्न यही रहेगा कि सरल शब्दों में हमें ये समझाइए कि ब्लैक फंगस नामक बला क्या है और यह कहां से आया है। देखिए, सबसे पहले मैं इसमें ये बताना चाहूंगा कि
फंगस है क्या। अब ये ब्लैक है, ब्लू है, वाइट है, पर्पल है। तो फंगस तो हमारे आम जीवन में हम तो फंगस खाते भी हैं। जो मशरूम हम खा रहे हैं वो एक फंगस ही है। और फंगस हम हर जगह देखते हैं। पेड़ की छाल पे आप देखें, वो ग्रीन कलर की जो एक काई सी लेयर होती है, वो क्या है, फंगस और एल्गी का एक कॉम्बिनेशन है, जिसको हम लाइकेंस बोलते हैं। पत्थरों पे पाया जाता है, घर में हर जगह है। आप ब्रेड को 2-3 दिन एक्स्ट्रा छोड़ दो, उसके एक्सपायरी के बाद आप उस पर फंगस दिख सकता है। फंगस आपकी दीवारों में है। जब बारिश का समय आएगा तो आपकी दीवारों में फंगस आ सकता है, जो कभी कभी दिखता भी नहीं है हमें बेसिकली। तो ये जो फंगस है वो बैक्टीरिया से थोड़ा अलग है। अलग कैसे है कि अब इसको साइंटिफिक वे में अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, और जो फंगस है वो यूकैरियोटिक होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है कि उनका जो सेल है, उसके जो अंदर न्यूक्लियस रहता है, जिसके अंदर उनका डीएनए मटेरियल है, उसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होता। और यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। तो यूकैरियोटिक में कौन, प्रोकैरियोटिक्स में आते हैं बैक्टीरिया, हाँ, और बहुत सारे आर्किया एक टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो उसके अंदर, उसके तहत आते हैं। और यूकैरियोट्स में आ जाते हैं फंगस है, हमारी फंगाई है, एल्गी है, और हम इंसान, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स जितने भी हैं, सब यूकैरियोट्स आते हैं। तो ऐसा बेसिकली ये एक हाइपोथेटिकल कंसिडरेशन भी है, एक ऐसा तथ्य मानते हैं हम कि जो फंगस है उसकी ट्रीटमेंट बैक्टीरियल ट्रीटमेंट से थोड़ी सी ज्यादा डिफिकल्ट होती है, क्योंकि वो भी यूकैरियोटिक है और हम भी यूकैरियोटिक हैं। तो आप जनरली जैसे एंटीबायोटिक लेते हैं तो जो एंटीबैक्टीरियल है वो, तो हम हैं यूकैरियोटिक, और हम जो हमारा जो बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोटिक है, तो हम एंटीबायोटिक लेते हैं। और ये जो है उसको किल करने में आसान, मतलब इट इज वेरी इजी टू किल देम। लेकिन जो फंगल इन्फेक्शन है, आपने देखा होगा कि वो काफी टाइम तक, अगर स्किन पे भी कुछ हो जाए तो काफी टाइम तक उसको हील होने में टाइम लग जाता है। तो ये मैंने एक बेसिक डिफरेंस आपको बताया कि फंगस है क्या। तो फंगस एक ऐसी चीज है जो आसपास हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे वातावरण में, हमारे दैनिक दिनचर्या में, जब हम मिट्टी में मतलब पौधा रोपने जाते हैं या सुबह पानी को पौधे में पानी डालने जाते हैं, तो उस वक्त भी हम उस फंगस से इंटरेक्ट करते हैं, उसके साथ हम उसके सानिध्य में जाते हैं। कोई पत्ता सड़ के वहां गिरा है, हम हाथ से उठा के उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो हम रोज रोज उनके साथ मतलब गुफ्तगू कर ही लेते हैं। तो अब बात ये आ गई कि वो जो ये म्यूकर माइकोसिस जो एक शब्द है जो आजकल चल रहा है, म्यूकर माइकोसिस, तो ये एक जो है ना, ये डिसीज का नाम दिया गया है साइंटिफिकली। जैसे म्यूकर, म्यूकर मतलब ये फंगस है। म्यूकर एक प्रजाति है, जो मतलब एक उस प्रजाति का एक डोमेन है, मतलब एक म्यूकर प्रजाति के हैं ये। तो म्यूकर माइकोसिस, हाँ, माइको मीन्स फंगस एंड फाइको मीन्स अल्गी। सो म्यूकर माइकोसिस डिसीज है। जैसे बहुत सारे अलग अलग फंगस हैं, एस्परजिलस, कैंडिडा, राइजोपस। सो अब जैसे अगर आपको एस्परजिलस से कोई बीमारी आ गई, सिकनेस आ गई, तो उसको हम कहते हैं एस्परजिलोसिस। कैंडिडा से आ गई तो उसको हम कहते हैं कैंडिडियासिस। अब ये म्यूकर से आ रहा है तो हम इसको कहते हैं म्यूकर माइकोसिस। ठीक है, तो ये एक मतलब इसका एक नॉमेनक्लेचर है, इसका एक नामांकन है। इस प्रकार हम इसका, इस बीमारी का हमने नाम रख दिया। ठीक है, अब आते हैं इस तथ्य पे कि ये हो क्यों रहा है। जब ये हर जगह पाया जाता है, वातावरण में है, हमारे आसपास, हमारे डस्टबिन के अंदर बहुत सारा फंगस होगा, हमारी दीवारों में हो सकता है, तो ये इससे बीमार कैसे हो रहे हैं हम, मतलब क्या ऐसा हो गया कि हम बीमार होने लग गए। तो बीमारी का ये मेन वजह ये है कि जिनकी भी इम्यूनिटी, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो कहीं से भी अगर कम हो जाएगी किसी भी वजह से, आप सिर्फ कोविड को ही कंसिडर ना करें, किसी भी कारण से अगर आप बहुत दिनों तक हॉस्पिटल में रह के आए या आपको कोई पुरानी बीमारी है, तो आपको किसी भी तरह की, या तो फंगस है, एल्गी है, या प्रोटोजोन्स हैं, या फिर बैक्टीरिया है, उससे आपको सेकेंडरी इन्फेक्शन मतलब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये है एक मतलब अभी का जो ये चल रहा है म्यूकर माइकोसिस, ये जनरली उन्हीं लोगों को ज्यादातर हो रहा है जो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में काफी समय बिताकर
वापस आ रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम हो गई है और वो इंटरेक्ट हो रहे हैं इस तरह के वातावरण से, और वही जो म्यूकर है, वो जो फंगस है जो पहले आपका दोस्त हुआ करता था, आज आपका दुश्मन बन जाता है। जी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इन्फेक्शन है या ये जो फंगस है, ये हमारे वातावरण में पहले से ही है, बट आज के दौर में चूंकि हमारा कहीं ना कहीं इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है इन बीमारियों के चक्कर में, तो ये और हावी हो जाता है ये फंगस हमारे ऊपर। तो इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? अगर जैसे मुझे ब्लैक फंगस होता है तो मेरे शुरुआती लक्षण मैं कैसे पता कर सकता हूँ? देखिए, शुरुआती लक्षण में क्या है कि कोई भी बीमारी जब होती है, चाहे वो फंगस से हो या बैक्टीरिया से हो या वायरस से हो, तो ये क्या है कि हमारा बॉडी जो है ना, उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले से विद्यमान है। जी। हाँ, जो हमारा न्यूट्रोफिल्स है, डब्ल्यूबीसी है, और हमारे टी सेल्स, बी सेल्स हैं, जो हमारी इम्यून सिस्टम है, तो वो हमारे पहरेदार हैं। बाहर से कोई अगर अटैक होता है जो हमारे बॉडी से अलग है, तो ये तैयार हो जाते हैं उनसे लड़ने के लिए। तो जैसे ही आप किसी एक्सटर्नल पार्टी के साथ अगर युद्ध करना शुरू करते हैं, तो क्या बोलते हैं, बहुत गर्म माहौल हो गया, तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है बॉडी का। तो फीवर एक कॉमन मतलब एक ट्रेट है या एक लक्षण है जो किसी भी तरह के इन्फेक्शन में सबसे पहले आ सकता है। और इसके साथ ये जो म्यूकर माइकोसिस जो अभी जिसके बारे में चर्चा काफी ज्यादा चल रही है, और ये बहुत घातक भी हो गया है और काफी फैल भी रहा है, तो इसमें जो है ये हमारे नाक के थ्रू अंदर जाता है, या स्किन में अगर कहीं पे कोई लेजन है, कट है, और स्किन में कट है और हम चले गए पौधे में पानी देने या कुछ मिट्टी का ऐसा काम करने लग गए, या घर में ही कहीं खिड़कियों में कुछ डस्ट जमा है, कहीं मॉइस्चर है नहीं रहना, तो उसको हम अगर क्लीन करने चले गए और गलती से यहाँ पे चिपक गया, तो वो ब्लड स्ट्रीम में वहां से जा सकता है। तो जनरली ये हमारे नाकों के थ्रू श्वास नली से अंदर जाता है। अगर नाक के थ्रू गया, तो नाक के अंदर अब आप देखें कि यहाँ जा करके आपकी साइनस में, जो यहाँ दोनों आंखों के बीच में जो एक जगह है, यहाँ पे साइनस में, यहाँ फ्लूइड में वो अटक सकता है, तो यहाँ से इन्फेक्शन शुरू हो जाएगी, या उसके बाद आंखों में इन्फेक्शन आपके डेवलप हो सकता है, या वो वहां ना अटक के वो अगर अंदर चला गया, लंग्स में गया, तो लंग्स में भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। अगर आंखों में या साइनस के आसपास है, तो जो स्टार्टिंग में जो अभी देखा गया है, जैसा जो सिम्टम्स आ रहे हैं या बहुत सारे लोग बताते हैं, या वैसे भी इसकी जो मतलब स्टडीज में है, जो पुरानी भी हिस्ट्री होती है, वो आपको नेजल फ्लो जो है वो बढ़ जाएगा, आप रनिंग नोज हो सकता है और थोड़ा थिक हो सकता है, मतलब कंपेयर टू अगर जो नॉर्मल कोल्ड एंड फ्लू होता है, और उसका जो कलर है वो ग्रेइश अगर आप महसूस कर रहे हैं एंड इट इज थिक, देन आपको डाउट करना चाहिए कि ये फंगल इन्फेक्शन है। और अगर आप आंखों में अगर आपके रेडनेस आ गई है, अगर आपको लग रहा है कि ब्लड के स्पॉट्स जैसे कुछ बन रहे हैं, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। इन केस अगर आपको पहले कोई भी बीमारी से आप लड़कर सुरक्षित वापस आए हैं या अस्पताल से, बहुत ना सिर्फ कोविड, ऐसा नहीं है कि कोविड ही एक बीमारी है, अभी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, कुछ लोग जिनको जैसे कि ल्यूकेमिया से पीड़ित हैं, मतलब इनिशियली है, या कोई लिवर डिजीज से वो ट्रीटमेंट के बाद वापस आए हैं, काफ़ी दिन 10-15 दिन अस्पताल में रह के, तो कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनको इम्यूनोसप्रेसेंट के ऊपर रखा गया, अगर वो लोग वापस आते हैं तो उनको अलर्ट होने की ज़रूरत ज़्यादा है। हमारे आपके जो लोग मतलब जो अभी किसी बीमारी से नहीं गुजरे हैं या जो लोग स्वस्थ हैं, उनको इतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, नहीं है। तो इनिशियल जो है शुरुआती लक्षण यही है, और इसके साथ अगर आपके छाती में दर्द सा महसूस हो रहा है, ब्रीथलेसनेस फील हो रहा है, सिर में दर्द रह रहा है, हेडेक सा महसूस हो रहा है, थोड़ी कंफ्यूजन सी हो रही है, तो ये सब उसके लक्षण ऐसे मतलब हम कंसिडर कर सकते हैं। तो सर, इसका सबसे पहले प्राथमिक उपचार क्या होता है? अगर जैसे पता चल गया कि एक पेशेंट है जिसे ब्लैक फंगस हुआ है, तो उसका प्राथमिक उपचार क्या होगा, और क्या यह उपचार घर पर लिया जा सकता है? देखिए, जी, उपचार का जहां तक सवाल है, तो ये हमें सबसे पहले तो किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ही जरूरी है। जिस तरह की अभी कंडीशन है,
हमें किसी भी शरीर में कोई भी बदलाव या महसूस कर रहे हैं तो उसे हमें अभी हल्के में लेने की मतलब गलती नहीं करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। हमें त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, किसी चिकित्सक को जो आपके पास में है। आजकल फ़ोन पे भी बहुत डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। आजकल मतलब वो एक ट्रेंड भी बना हुआ है, जो नॉर्मल बीमारियों के लिए हमें जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हम जाना हमारे लिए भी सेफ नहीं है और मतलब दूसरे लोगों के लिए भी ये एक मतलब एक प्रिकॉशन हमें लेना ज़रूरी है। तो हमें इमीडिएटली हमारी जो हिस्ट्री है या हमारे जो भी सिम्टम्स हम अभी आ रहे हैं, लक्षण आ रहे हैं, उसको किसी डॉक्टर से डिस्कस करनी चाहिए। क्या लाइन ऑफ मेडिकेशन वो बोलते हैं, हमें तुरंत उसको शुरू कर देना चाहिए। घर में जहाँ तक उपचार का सवाल है तो हमारे पास बहुत सारे ऐसी चीज़ें जैसे एंटीऑक्सीडेंट हो गए। एंटीऑक्सीडेंट में हमारे पास हमारे घर में हल्दी है, लौंग है, और हमारे पास जैसे सिनेमोम है जिसको हम दालचीनी कहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है रेडली अवेलेबल हैं। ये एंटी बैक्टीरियल भी हैं, एंटी फंगल भी, इनका काफ़ी रिसर्च में पता चल चुका है। तो हम दूध के साथ ये हल्दी, लौंग और थोड़ा पेपर उसके अंदर बहुत कम, मतलब 2 चुटकी, बहुत ज़्यादा ना डालें। हल्दी भी अगर आपने 1-2 चम्मच डाल दिया तो वो भी आपके पेट में प्रॉब्लम हो सकता है, अल्सर क्रिएट कर सकता है, क्योंकि वो हम रोज़ नहीं लेते। तो थोड़ी सी 2 चुटकी हल्दी दूध में कम मात्रा में, और उसमें अगर आपने ब्लैक पेपर ऐड कर दिया तो वो हल्दी के गुण को और बढ़ाता है और आप उसका सेवन कर सकते हैं एज ए प्रिकॉशन। बट ये मेडिकेशन तो नहीं हम कंसिडर कर सकते। मेडिकेशन तो आप डॉक्टर से ही सलाह लेना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे एंटी फंगल दवाइयाँ भी हैं, उपलब्ध हैं मार्केट में, तो उसको हम अब वो आजकल कह रहे हैं वाइट फंगस भी है और ब्लैक फंगस भी है, तो वो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि वो वाइट वाला इन्फेक्शन हुआ है या फिर ब्लैक फंगस है। तो दोनों का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग है, सिम्टम्स दोनों के सिमिलर हो सकते हैं। तो अभी कुछ डॉक्टरों का मानना है कि वाइट फंगस भी उतना ही प्रभाव डाल रहा है लोगों के स्वास्थ्य पे जितना ब्लैक फंगस। लेकिन कुछ डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं कि वाइट फंगस जो है, और मेरा भी ये मानना है, क्योंकि जो वाइट फंगस है वो है, उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है कैंडिडा, और जो ये ब्लैक फंगस है उसमें बहुत अलग अलग फंगस हैं, जैसे आपके राइजोपस है, म्यूकर है। तो ये म्यूकर माइसिटीज फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। ये पूरे जो है ना वो मोल्ड है, ईस्ट एंड मोल्ड एक मतलब कम्युनिटी है, उसमें ये मोल्ड्स हैं जो जनरली जो है ना ये अपॉर्चुनिस्टिक पैरासाइट्स हैं ये लोग। तो ये मतलब मौका देखते ही चौका मार देते हैं। वैसे तो आपके साथ में रहते हैं, मगर जैसे आप कहते हैं ना कि मतलब घर में माता जी बैठी हैं तो हम फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक निकाल के नहीं पी रहे हैं, और जैसे ही वो पड़ोस वाली के मतलब आंटी के घर में गई तो हमने पूरा ही एक डब्बे में डाला और पी लिया। तो हमने जैसे ही मौका देखा हमने बस कर दिया। तो ये भी बैठ के रहता है कि अब नहीं, हमारे पास अभी प्रतिरोधक क्षमता है, माता जी बैठी हैं तो प्रतिरोध कर रही है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना, और जैसे ही माता जी की क्षमता कम हो गई तो हमने अटैक कर दिया। तो ये भी ऐसे ही होते हैं, ये डायरेक्टली आपको अटैक नहीं करते। जैसे ही आपकी इम्यून पावर कमजोर हो जाती है ये इमिडिएटली आपको अटैक करते हैं। ये इतने भोले भाले भी नहीं है, इनके पास आपको बीमार करने की पूरी क्षमता है। मगर हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज हैं वो इससे ज्यादा पावरफुल है इन जनरल जब हम स्वस्थ होते हैं। लेकिन जैसे ही हम कमजोर हो जाते हैं, किसी भी वजह से बीमार हो गए या लॉन्ग टर्म से हमारे न्यूट्रिशन सही नहीं रहा है, हम स्टार्विंग रहे हैं, स्ट्रेस में भी अगर हम बहुत ज़्यादा हैं तो वो भी हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना देता है। तो आजकल माहौल भी ऐसा है कि हम बहुत सारे लोग स्ट्रेसफुल हैं, हमारे परिजन बीमार हैं या आसपास ऐसा माहौल है, हम हर आए दिन यही सुन रहे हैं। तो हमें बहुत ज़रूरी है इस समय में कि हम अपने मेंटल स्टेट को, ये कोई मैजिक नहीं है कि हमने ऐसे किया और ठीक हो गया। हम छोटी छोटी चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्रिएटिव रह सकते हैं, अच्छे लोगों से बात कर सकते हैं, दोस्तों के साथ छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढें, पॉजिटिव रहें। हाँ, पॉजिटिव भी आजकल नेगेटिव वर्ड बन गया है, मगर पॉजिटिव कहने का मतलब हम छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना शुरू करें, अपने आप पे ध्यान दें। खुद पे ध्यान देंगे तो हम
समाज पे भी ध्यान दे सकते हैं, मतलब हमारी वजह से बाकी लोग भी सुरक्षित रह सकते हैं। तो ये मेरा मानना है। जी बिल्कुल। जी। एक और सवाल है जो काफी कॉमन है कि ये जो नई बीमारी आई है ब्लैक फंगस, जी। ये किस एज ग्रुप के लोगों को ज्यादा इफेक्ट कर रही है? क्या ये बच्चों को भी के लिए भी खतरनाक है? देखिए, एज ग्रुप का जहां तक सवाल है तो इसमें कोई एज स्पेसिफिक अभी तक कोई स्टैटिस्टिकल डेटा आया नहीं है, क्योंकि ये हाल फिलहाल में ही ये बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर देखा जाने लगा है। तो लेकिन एज से बड़ी बात इसमें, अगर आप एक चीज़, अगर आप इस पे ध्यान दें तो एज उतना बड़ा फैक्टर नहीं है जितना इम्यूनिटी है। आप किसी भी एज ग्रुप में हो, अगर इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड हैं तो आपको ये बीमारी आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। और रहा अभी तक बच्चों में, तो अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है। एक जो ये म्यूकरमाइकोसिस जो है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकरमाइकोसिस जिसको कहते हैं, ये छोटे बच्चों में पाया जाता है जो प्रीमेच्योर्ड बेबी होते हैं, और उनके या फिर जो बाय बर्थ ही लो वेट होते हैं। हाँ, और बर्थ के साथ ही अगर उन्हें कुछ और कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं तो पैदा होने के 1 से 1.5 महीने के अंदर उनको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकरमाइकोसिस होने का खतरा रहता है। तो वो इन्फेंट बेबी के लिए ये एक, मतलब अभी एक तथ्य मौजूद है। मगर छोटे बच्चों में कितना हो सकता है ये अभी, मतलब इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अभी स्टैटिस्टिकल डेटा कुछ है नहीं हमारे पास। लेकिन एज, चाहे वो इन्फेंट हो या एडोलसेंट हो या टीनेज हो या फिर एल्डरली एज में हो या फिर यंग पीपल हो, इम्यूनिटी का स्ट्रांग रहना हर एज में बहुत ज़रूरी है। हाँ, कम एज के लोग भी अगर किसी बीमारी से ग्रसित हैं और इम्यूनिटी कम हो गई है और उसी वक्त अगर उनका इंटरेक्शन हो गया, तो बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि जब आप इस तरह, अगर आपको लग रहा है कि आप किसी बीमारी से अभी आप जस्ट लौटे हैं या आप रिकवर हो रहे हैं, तो आपको बहुत ही जल्दी रिलैक्स हो जाने की ज़रूरत नहीं होना है। आप थोड़ा सा अपने आप को एक्सटेंशन दें प्रिकॉशन लेने में। अगले 1-1.5 महीने तक भी आप अपने आप को प्रिकॉशनरी एक शेल में रखें, एक्सटेंशन दें अपने आप को, बहुत जल्दी रिलैक्स नहीं हो जाना है। तो ये अभी के दौर का एक नीड है, रिक्वायरमेंट हो गई। तो ये मैं कहना चाहूँगा इस बारे में। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर हम किसी भी तरह की बीमारी से उभरे हैं तो हमें सावधानी फिर भी बरतनी चाहिए। हाँ, और इम्यूनिटी डिसऑर्डर या इम्यूनिटी जिस भी लोगों में कॉम्प्रोमाइज रहता है, जी अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज वहीं पे हमला करता है। जी बिल्कुल सही। तो चूंकि इम्यूनिटी से रिलेटेड बीमारी है, तो इसका जेनेटिक रोल क्या है? जेनेटिक रोल आप किस सेंस में, मतलब किस उसमें पूछना मतलब क्या ये हमारे डीएनए आरएनए को भी अफेक्ट करता है किसी तरह से, ये पर्टिकुलर फंगस? नहीं, देखिए, इसका मतलब डीएनए आरएनए को इफेक्ट करने का यहाँ कोई उसकी मैकेनिज्म सच नहीं है। ये जो है ये 2 तरह की बीमारी होती है। एक तो हॉस्पिटल बॉर्न डिजीज होती है जिसको हम नोजोकॉमियल इन्फेक्शन बोलते हैं, कि जैसे आप अस्पताल में गए और या फिर पब्लिक में गए और वहां से इन्फेक्शन आपको थ्रू एयर आ जाएगा। ठीक है, जैसे अभी ये कोविड है या फिर सार्स था या फिर स्वाइन फ्लू है, कॉमन कोल्ड एंड कफ इन्फ्लुएंजा है। तो ये क्या है, जैसे आप, अगर मुझे इन्फ्लुएंजा है और मेरे बगल में कोई बैठ करके या मेरे साथ कार में या किसी क्लोज सर्किट में अगर वो बंदा मेरे साथ बैठा है, तो ये चांस बहुत ज़्यादा होता है कि उनको भी ये बीमारी अगले 2-3 दिन में लक्षण आ जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड एयरबॉर्न इन्फेक्शन, नोजोकॉमियल इन्फेक्शन, दैट इज हॉस्पिटल बॉर्न डिजीज जिसको बोलते हैं। तो ये जो म्यूकरमाइकोसिस है, ये इस तरह की बीमारी नहीं है कि अगर किसी को है तो आप उसके पास गए तो आपको भी लग जाएगा। दिस इज नॉट अ हॉस्पिटल बॉर्न डिजीज, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें डायरेक्टली जब आप किसी मतलब फंगस के कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, अगर आप अपने आप को उसके सानिध्य में लेकर जाते हैं, तब आप उसको कैरी करके लेके आते हैं। मगर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कम्युनिकेबल होने का अभी तक इसका कोई तथ्य नहीं है।
जी। और दूसरा ये रहा कि अब जेनेटिक लेवल पे ये कहाँ तक इम्पैक्ट करता है, कि मतलब अगर कभी फादर को म्यूकोरमाइकोसिस हुआ था तो बच्चे को भी हो जाएगा, इसके बारे में अभी तक कोई ऐसा, फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जी। दिस इज नॉट ए जेनेटिकल डिजीज। और हाल फिलहाल में लोगों का यह भी एक सवाल है कि क्या ये जानलेवा बीमारी है, और इसमें जैसे कोविड में हमने कुछ एक प्रतिशत तक मृत्यु दर देखा था, जी तो जी। इसमें किस हद तक हम मृत्यु दर देख सकते हैं ओवरऑल पॉपुलेशन के? देखिए, दर का जहां तक सवाल है, जिसको हम रेटिंग बोलते हैं, तो रेट आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास बहुत सारा डेटा इकट्ठा हो जाए। जी। तो अभी ये केस कुछ हंड्रेड्स में है हमारे पास, तो अगर उसकी रेटिंग का अगर हम करें तो मेरे पास अभी फिलहाल कोई उसका स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं है कि कितने परसेंट लोग वो हो रहे हैं, मगर एक चीज बताना चाहूंगा कि बीमारी चाहे कोई भी हो, अगर हमने उसको छोड़ दिया तो वो जानलेवा हो सकती है। आप अगर अगर इस चीज को ध्यान करें, कई साल दशक पहले एक कॉमन कोल्ड से भी लोगों की मृत्यु हो जाया करती थी, सर्दी खांसी जी। बुखार से भी हो जाया करती थी। जी। अब उससे भी पहले अगर जाएं तो जब ये पैरासिटामोल या ये बाकी दवाइयां नहीं बनी होंगी तो लोग बुखार से भी मर जाया करते थे। जी। तो अभी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, अभी हमारे पास साइंस काफी, विज्ञान काफी तरक्की कर चुका है। हर कोई भी नई बीमारी अगर आती है तो उसके लिए उसका जो इलाज है, उसकी जो ट्रीटमेंट है, वो अब हम जो है, हम बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं, तो बहुत जल्दी हम अपने लोगों तक मुहैया करवा पाते हैं। साइंस की अगर बात करें, आप अपने, हम कोविड के केस में भी अगर देखें तो पिछले साल ये बीमारी आई थी और इस साल के आखिर तक आते आते हमारे पास कुछ कुछ दवाइयाँ भी आने लग गई हैं, इफेक्टिव भी हैं, वैक्सीनेशन भी आ गई। लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले 5-10 साल दशक लग जाते थे उसके वैक्सीन को डेवलप करने में। तो टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ गई है। तो मैं ये जोर देकर कहना चाहूँगा कि बीमारी चाहे कोई भी हो, चाहे ये म्यूकरमाइकोसिस ही क्यों ना हो, सावधानी बचाव है, और जितनी जल्दी आप एक्ट करते हैं उतना जल्दी आप रिकवर होके, ये बिल्कुल भी क्योरेबल डिजीज है, 110% आप इसको क्योर कर सकते हैं। ये कोई बहुत ही घातक या जानलेवा बीमारी नहीं है। लेकिन अगर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले से ही कमजोर हो चुकी है, और आप ये महसूस कर रहे हैं कि ये बीमारी आपको आ गई हो सकती है, तो आपको बहुत ज्यादा सतर्क हो जाने की आवश्यकता है। आप इसको किसी भी तरह से दरकिनार नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर आपने समय रहते उस चीज को ध्यान ले लिया, तो इसमें जहां तक जानलेवा कहने की सवाल का मतलब वो है, तो आपको कोई खतरा नहीं होगा। आप मतलब सिर्फ फेटल होना ही बहुत खतरनाक नहीं है। लोगों को अपने कुछ वेरी वैल्यूबल बॉडी पार्ट्स भी सैक्रिफाइस करने पड़ जाते हैं, कई बार वो पार्ट निकालना पड़ता है, जिन कुछ लोगों को कान से कम सुनाई देने लग जाता है इसकी वजह से, तो वो सेल्स निकालने पड़ते हैं, तो सुनाई में दिक्कत आ जाती है, नहीं सुन पाते। आंखों के साथ भी ऐसा हुआ है कुछ लोगों के साथ। नाक के अंदर भी अगर कुछ, इसको नेक्रोसिस बोलते हैं, मतलब ये जो फंगल जो स्पोर्स है ना, वो हमारे ब्लड वेसल्स को, जो ब्लड का फ्लो है उसको इम्पैक्ट कर देता है, वहां पे खून जाना हमारे शरीर में बंद हो जाता है। तो जहाँ पे खून नहीं जाएगा, वो जो सेल्स हैं, वो जो शरीर का हिस्सा है, वो मर जाता है। नेक्रोसिस मतलब इट्स डेड। तो डेड हो गया मतलब वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन नहीं है, तो ब्लड नहीं जाएगा तो वो जगह काला पड़ जाएगा, उसमें वाइटल एक्टिविटीज नहीं हो रही हैं, वहाँ ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा है, खून के जरिए ही ऑक्सीजन जाता है ना वहां तक, ऑक्सीजन ही नहीं जा रहा है वहां पे, वो वेसल्स बंद हो गए, तो वो काला हो जाता है। तो ये जो काला, जो पैचेस बनने लग जाते हैं, इसीलिए इसको ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस जो बोल रहे हैं, काला काला फंगस, ये ब्लैक जो टिंट है इसकी वजह से हम कहते हैं। तो समय रहते हमें सजग हो जाने की बहुत ही आवश्यकता है। ये जो अभी दौर चल रहा है, ये चेतना का दौर है, और हमें किसी भी चीज को बहुत ही जल्दी, बहुत ही ज्यादा, बहुत जल्दी
उसके ऊपर एक्ट करने की, उसको संज्ञान लेने की आवश्यकता है, खासकर हमारे शरीर की। तो ऐसा है जी। घर पर अभी हम ऐसे क्या एसओपी रख सकते हैं जिससे कि हम ये सुनिश्चित कर सकें कि अगर ये फंगस हमारे आसपास भी है जी तो हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसे कैसे बढ़ाया जा सके ताकि हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें? देखिए, इसमें दो चीजें हैं अंशु जी। पहली चीज ये है कि घर में हम कैसे इसका बचाव करें, और दूसरा ये आपने कहा कि रोग की प्रतिरोधक क्षमता हम कैसे बनाएं। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता ये हमारे ऊपर पूरी तरीके से निर्भर है कि हम किस तरह से अपना डेवलप करते हैं, और अपने साथ साथ अपने परिवारजनों का भी करना हमारा दायित्व बनता है। जो भी बंदा घर में, जो भी व्यक्ति पढ़ा लिखा है, समझदार है, वो बाकी जो बूढ़े बुजुर्ग हैं या जिनको इस बीमारी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, उनका ख्याल रखना भी उनका परम दायित्व बनता है। ठीक है। तो हम कहते हैं ना, वो इंग्लिश में एक कहावत है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। तो अगर आपने चैरिटी करनी है तो पहले जो आपके आसपास जिनको हाथ बढ़ाए और छू लिया, जो लोग हैं आसपास, उनको पहले आप उनको पहले पकड़ो, उनको समझाओ, उनको बताओ। फिर आप देखो कि अब दूर दराज में रिमोट वाले कौन कौन है। तो यहाँ से जीरो लेवल से, ग्राउंड जीरो से आपको स्टार्ट करना है। तो पहले तो अपने घर को आप बनाएं, अपने आप को पहले, फर्स्ट यू कम फर्स्ट। पहले अपने आप को आप सुदृढ़ करिए कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले से बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि अभी क्या है ना कि हर इंसान को, हर व्यक्ति को स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी जरूरत किसको पड़ जाए ये कोई नहीं जानता जी। बहुत लोग बीमार हैं, बहुत लोग। तो आपको खुद में भी नियंत्रित रहना है। तो जो ये इम्यूनिटी डेवलप करना है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाने के लिए आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। व्यायाम कर सकते हैं, सुबह जल्दी उठना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये तो बहुत बचपन में पढ़ लिया था और उसके बाद भूल गए, फिर अब याद आ रहा है वो। ठीक है। अभी मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो सुबह 9 बजे 10 बजे उठते थे, वो भी 6 बजे उठ के भी प्राणायाम कर रहे हैं, क्योंकि इट्स अ नीड ऑफ द आवर, अभी जरूरत है। तो व्यायाम बहुत जरूरी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप देखेंगे अभी बहुत सारे यूट्यूब पे या फिर इंटरनेट पे, और बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस भी हैं जहां आप ये देखेंगे कि एक्सरसाइजेस हैं। और डाइट जो है हमारा, डाइट को थोड़ा कंट्रोल करेंगे। न्यूट्रिशियस फूड जिसमें प्रोटीन है, जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन सी है, इनका सेवन विटामिन सी हमारे बॉडी में ज्यादा देर रहता नहीं है। आपने एक बार ले लिया, पानी पी लिया एंड यू यूरिनेट, आप जब आप वॉशरूम जाकर आते हैं तो वो आपके शरीर से किडनी में फिल्टर होकर के वो बाहर निकल जाता है, वो स्टोर नहीं होता। ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन सी एंड विटामिन बी। उनमें से भी जो विटामिन सी है वो बहुत फ्रेजाइल है, वो बॉडी में टिकता नहीं है। तो आप अगर दिन में इसकी ओवरडोज भी लेते हैं तो ये आपको हार्म नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। लेकिन ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा एम्पावर करता है, विटामिन सी। ये एक प्रूवन फैक्ट है। आपने कोविड के केसेस में भी देखा होगा कि बहुत लोगों ने विटामिन सी की डोसेस को बहुत ज्यादा डबल ट्रिपल करके जल्दी रिकवर हुए हैं। तो विटामिन सी है और जिंक है, अभी सब लोग जानते हैं इसके बारे में। जिंक के अंदर एक मैकेनिज्म है जो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को, बॉडी का जो है, उसको वो डेवलप करता है। तो जिंक है, जिंक से भरा हुआ खाना जैसे अंडा हो गया, अंडे में जिंक बहुत ज्यादा है। विटामिन सी लेना है तो आप एक आंवले का पैकेट ले लें, दिन भर चबाते रहें जी। तो आप सौंफ खाते हैं, ड्राई आंवला ले लें। आप कुछ आयुर्वेदिक सिरप्स भी आते हैं, आंवले का है, फिर तुलसी है, घर में तुलसी है, हाँ, या उसके सिरप भी मिलते हैं। तो ये सब नेचुरल चीजें हैं जो हमारे आसपास, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सदियों पुराना सनातन एक हमारे घर में, वी आर ब्लेस्ड बीइंग इंडियन दैट वी दीस थिंग्स आर अबंडेंट इन अबंडेंस। वी बहुत ज्यादा बहुतायत में है हमारे पास जी। तो तुलसी का 4 पत्ता ले लीजिए, पानी में डाल दीजिए और पी लीजिए। और खाना पीना, जितना अच्छा भोजन, प्रोटीनेशियस फूड ले सकते हैं, व्यायाम कीजिए, वर्जिश कीजिए और डॉक्टर की सलाह लीजिए। दूसरे पॉइंट पे हम आपके आते हैं, जो दूसरा आपने सवाल पूछा कि घर में किस तरह से रख रखाव करना है। वो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है जी। साफ सफाई जी। अब क्या है कि नए सिरे से घर को देखने की जरूरत है जी। रिविजिट करना है कि जो कोना बहुत दिनों से ऐसे ही पड़ा था, उसको फिर से जाके आप देखें कि वहां पे कुछ गंदा तो नहीं जमा, कुछ धूल तो नहीं जमी है। घर की बृहद सफाई करना
क्लीन करना, कोई भी मॉइस्ट चीज घर में ना हो। अपने किचन को आप चेक करें, किचन बहुत बड़ा सोर्स होता है। जी। सड़ा हुआ टमाटर खराब हो रहा हो, उसको थोड़ा आधा कट कर दिया, आधे को इस्तेमाल कर लिया, आधा, ये कॉमन एक वो रहता है। आप पूरा हम्म, सेक्रीफाइस कर दीजिए, रिस्क नहीं हम्म, लेना। प्याज जी। है, उसमें कहीं पे भी आपको कालापन लगता है, कुछ है, तो आप उसको, ये सब प्रिकॉशन है। फ्रिज के अंदर आप हर हफ्ते एक बार मॉनिटर करिए कि आपके फ्रिज में कोई ऐसी चीज पड़ी हुई बहुत दिनों से तो नहीं है जिसके अंदर चांसेस है कि ईस्ट या मोल्ड का जर्मिनेशन हो सकता है। ब्रेड को आप जी। चेक करें कि वो कहीं एक्सपायर तो नहीं हो गया है। फ्रिज के अंदर जो उसके कुछ जो ग्रूव्स रहते हैं उसके अंदर कुछ जर्मिनेट तो नहीं कर गया है, फंगस तो नहीं आ रहा है। जब आप खोलते हैं, बंद करते हैं, तो उसके स्पोर्स बाहर आते हैं। जी। फंगस के अंदर स्पोर्स होते हैं जो पूरे फैलते हैं। तो हम्म, साफ सफाई रखना हर जगह, हाँ, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यही मैं कहना चाहूंगा। जी। जी। हमारे लाइव दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो जी। उनके भी कुछ सवाल हैं जो मैं लेना चाहूँगा। जी। एक सवाल अवनी चौहान जी का है कि ब्लैक फंगस से मौत का कितना खतरा है? जी। जी। जी, देखिए, मैंने अभी बताया इसके बारे में, जी। आपसे जी। बात कर रहा था कि जहाँ तक खतरे की बात है तो कोई भी बीमारी दोस्ताना तो होती नहीं है, मतलब सब में ही खतरा है। जी। और समय रहते चीज़ों को एक्नॉलेज करना, उसको समझना, और डॉक्टर को सलाह लेना। ये बीमारी ऐसी है कि इसमें ये क्योरेबल डिजीज है, इसको ट्रीट कर सकते हैं, जो हमारे पास जी। दवाइयाँ। ये बहुत पुरानी बीमारी है। ये आज बहुत ज़्यादा जो लाइट में आ रहा है या बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है, इसके पीछे रीज़न ये है कि बैकग्राउंड में कोविड भी है। तो जी। ये एक हाईलाइट बन चुका है, लेकिन ये पुरानी हिस्ट्री भी है, पुराना इतिहास रहा है कि जो लोग सर्जरी के बाद या ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद वापस आए हैं, उनको ये बीमारी, नेक्रोसिस या फंगल इन्फेक्शन होने के, सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, जी। और नोटिस भी किया गया है। मगर उस समय ये बहुत ज़्यादा लाइट में नहीं आता था। अभी ये क्या है कि कोविड के पेशेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो जी। ये बीमारी थोड़ा बहुतायत में हो रही है और मीडिया में भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो पैनिक होने की या बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है। और फर्टिलिटी का जहाँ तक सवाल है, टाइम पे अगर, समय रहते अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हुआ, तो कोई भी बीमारी फेटल हो सकती है। जी। जी। अ, एक और दर्शक है हमारे, राधिका अग्रवाल जी। उनका जी। सवाल है कि क्या अभी इंडिया में वो मेडिसिन अवेलेबल है जिससे हम ब्लैक फंगस का सामना कर सकते हैं? जी, फंगस के ट्रीटमेंट के लिए मैंने, आप पहले जब ये शो स्टार्ट हुआ था तो मैंने फंगस और बैक्टीरिया, जो दो मेजर मेजर डिसीज कॉजिंग एजेंट हैं अदर देन वायरस, वायरस के अलावा, तो उनका जो ट्रीटमेंट होता है उसके बारे में थोड़ा बताया था मैंने ब्रीफ में। जी। तो फंगस का ट्रीटमेंट जो है वो भी यूकैरियोटिक है फंगस, और हम जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, हम भी एज ए ह्यूमन हम भी यूकैरियोटिक हैं। तो जी। इनका ट्रीटमेंट जो है थोड़ा प्रोलॉन्ग होता है, थोड़ा लंबा होता है, एंड बार बार आने के चांसेस भी हो जाते हैं कई बार। जी। तो ये फंगस नया नहीं है, इट इज़ नॉट एट ऑल न्यू न्यू ऑर्गेनिज्म। ये सदियों साल पुराना है और हमारे आसपास हमेशा ही रहा है और हमेशा रहेगा भी। तो जी। इसकी इसकी दवाइयाँ तो अवेलेबल हैं, मार्केट में है और काफ़ी दिनों से हैं। नई दवाई बनाने की आवश्यकता भी शायद नहीं है। तो दवाइयाँ हैं, ज़रूर हैं। डॉक्टर से परामर्श लेना है और दवाइयों का सेवन करना है। समय रहते, जब तक ये बहुत एक एडवांस स्टेज में ना पहुंच जाए, हमें जी। अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। जी। जी। दूसरा सवाल है स्वप्निल सुमन जी की तरफ से। अ, ये कितना खतरनाक है ये बीमारी अगर ये ब्रेन तक पहुंच जाए? ब्रेन तक पहुंच जाना, ये जो हमने इसके बारे में डिस्कस किया या अभी जो भी केसेस आए हैं, ब्रेन तक पहुंच जाना, ये खतरे की घंटी है। जी। पहले ये नेजल कैविटी में जाता है, वहां से ये लंग्स तक पहुंच सकता है। तो हमारे जो शरीर के जो फ्रेजाइल पार्ट्स हैं, उसमें एक हार्ट है हमारा, हमारा लंग्स है, ब्रेन आता है। तो ये सब हमारे बॉडी का, क्योंकि पूरा शरीर इसके द्वारा ही कंट्रोल में है। ब्रेन ही है जो हार्ट को बताता है कि आपको पंप करना है। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो वहां से ये कंट्रोल होता है, और हार्ट हमारे शरीर में पंप करता है, वो ऑक्सीजन देता है। ये पूरा मैकेनिज्म जो है, ये दो तीन जो हमारे
प्रिंसिपल्स हैं हमारे इस बॉडी यूनिवर्सिटी के, तो वो यही लोग हैं। तो ब्रेन को अगर इम्पैक्ट हो गया तो उसमें खतरा, मतलब डेंजर का जो लेवल है वो एक स्टेप तो जरूर बढ़ गया है। मगर उसके बावजूद भी ट्रीटमेंट इसकी है, जो पीपल हैव गॉट क्योर्ड, वो ठीक भी हुए हैं अगर वो जल्दी पकड़ में आ जाता है। अगर वो अंदर बहुत ज्यादा फैल गया, नेक्रोसिस ज्यादा हो गई, सेल्स डेड होने लग गए ब्रेन के अंदर, वहां पे प्लैक्स बनने शुरू हो गए जो सेल्स, तो फिर बहुत आगे सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। ब्रेन स्ट्रोक आने के चांसेस हैं, अदर डिसबैलेंस हो सकता है, नोजिया हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकता है, एंड कैन लीड टू एक मेंटल डिसऑर्डर भी, मतलब एक जो होता है वो उस स्टेज में भी कंफ्यूजन भी आता है इसमें, मेंटल डिसबैलेंस भी है। ये फंगस जो है, ये म्यूकोरमाइकोसिस में वो भी एक सिम्टम है कि आप कंफ्यूज रहते हैं, आप डिसबैलेंस्ड रहते हैं। तो ब्रेन में जाना तो जरूर खतरा है, मेरे हिसाब से तो ये खतरनाक हो सकता है, मगर अगर ट्रीटमेंट सही समय पे शुरू कर दिया तो ये क्योर भी हो सकता है। जी जी, एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है अमृता बाबली जी की तरफ से। ये इनका कहना है कि क्या ये ब्लैक फंगस उन्हीं लोगों में होता है जो कोविड से रिकवर होते हैं, या फिर ये नॉर्मल लोगों में भी हो सकता है? देखिए, इसके बारे में मैं एक चीज कहना चाहूंगा। कोविड से रिकवर होने वाले, अभी क्या है कि भारत में कोविड के मरीज बहुत ज्यादा हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो दूसरी बीमारी से अस्पताल में जाते हैं और वहां जाके कोविड से ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे भी बहुत सारे केसेस आए हैं। कुछ लोग किसी सर्जरी के लिए जाते हैं और वहां अस्पताल में उनको ये नोजोकॉन्गल इन्फेक्शन लग जाती है, कोविड हो जाता है। तो अगर एक साथ में मल्टीपल डिसीज से इंसान अगर ग्रस्त हो जाता है तो उसकी इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। और कोविड में एक बहुत बड़ा एक समस्या रही है कि इम्यून सिस्टम को ही सबसे ज़्यादा ये इफेक्ट करता है। तो इम्यूनिटी अगर कम हो गई, तो जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि माता जी बाहर गई और हमने पूरा कोल्ड ड्रिंक पी लिया, तो इम्यूनिटी अगर कम हो गई तो जो फंगस या बैक्टीरिया हमारे साथ, हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे साथ एज ए फ्रेंडली, हमारे गट में, हमारे माउथ में, हर जगह पूरा हमारा शरीर बैक्टीरिया से भरा हुआ, फंगस भी है, वही हमारे बॉडी को अटैक करना शुरू कर सकते हैं। जी, तो ये अपॉर्चुनिस्टिक पैरासाइट्स होते हैं। तो ये जो फंगस है ये भी उसी कैटेगरी में आता है। दिस इज एन अपॉर्चुनिस्टिक पैरासाइट, जिसको जैसे ही मौका मिलेगा ये आपके शरीर को खतरा कर सकता है। तो इम्यून सिस्टम का कमजोर होना एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये कोविड से भी हो सकता है, किसी और बीमारी से भी हो सकता है। जी। एक आखिरी सवाल है कश्यप विनोद जी का। वो लिखते हैं कि वो खुद ही एक आई केयर स्पेशलिस्ट है और उन्हें सजेशन चाहिए कि वो खुद को कैसे प्रोटेक्ट रख सकते हैं इस दौर में जब ब्लैक फंगस की बीमारी काफी फैली हुई है। देखिए, आजकल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है जी, वो ही एकमात्र उपाय है और सहारा है हमारे पास। मैं भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल हूँ और लेबोरेटरी के अंदर हम बहुत सारे वायरसेस और बैक्टीरिया हैंडल करते हैं। तो उनसे अपने आप को हम इन्फेक्ट ना कर लें, और सिर्फ ये चीज़ अपने तक ही सीमित नहीं रहती है, हम फिर ट्रांसमिट भी कर सकते हैं सोसाइटी में और लोगों के साथ। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है अपने आप को प्रोटेक्ट करना। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो कहते हैं, जिसको पीपीई बोलते हैं, पीपीई। तो अगर जब आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं और आप इस तरह के पेशेंट के साथ या लाइव कल्चर के साथ, बैक्टीरिया, फंगस या वायरस के साथ, आप जो लोग पैथोलॉजी लैब में काम करते हैं, टेस्टिंग्स करते हैं, उनके लिए ज़रूरी हो जाता है अभी के समय में कि वो ज़्यादा प्रिकॉशन रखें, ज़्यादा ध्यान रखें। आंखों का क्लोज, जो भी ओपन अपर्चर्स हैं हमारे बॉडी में, कान है, नोज हो गया, माउथ है, हमारे बालों को कवर करना, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा एक कैरियर है किसी भी तरह के जीवाणु या कीटाणु को अपने साथ कैरी करने का। तो आंखों को क्लोज करने के लिए कुछ शील्ड सा या प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, उसको बार बार साफ करें, हर रोज़ नया बदले, नया मास्क पहने हर रोज़। अब एक ऐसा भी एक धारणा आई है कि जो हम ये N95 रीयूजेबल मास्क इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर भी मॉइस्चर
बार बार हमारा आता है, तो अगर मॉइस्ट रह गया, हमने किसी डैम्प जगह पे रखा, वहाँ पे भी फंगल मतलब डेवलपमेंट होने के चांसेस हैं स्पोर्ट्स के। जी, तो उससे आप खुद को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो साफ सफाई, अपने आप को क्लीन रखना, सैनिटेशन, यही सबसे ज़्यादा बड़ा उपाय है। तो इसके लिए विनोद जी के सवाल का जवाब यही हो सकता है, एक नटशेल में अगर दें तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो भी है उसका इस्तेमाल करें, हर रोज़ करें, और कोई भी लापरवाही ना बरतें तो अच्छा है इसके लिए। जी जी मुकुल जी, आज हमने ब्लैक फंगस के बारे में बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा, और वाकई ये जो हमें जो आज तथ्य हमारे सामने आपने रखे हैं, ये हमें इस बीमारी को समझने में और इसे लड़ने में हमारे बहुत मदद करेगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, और आशा करते हैं कि हम इस विपदा से जल्द ही जल्द उबर जाएंगे। और हर एक समस्या का समाधान भी ऊपर वाला हमें जरूर ही दे देता है। तो अगर समस्या आया है तो समाधान भी साथ में ही आएगा, और धीरे धीरे हम जो पूरी मानव जाति अभी जिस पीड़ा से मतलब परेशान है, वो जरूर बहुत जल्दी, मुझे तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी इससे हमें मुक्ति मिलेगी। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके हम दोबारा इस मंच पे कभी आए और किसी और तथ्य के बारे में बात करें। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा इस मंच पे कि हर एक व्यक्ति को एक छोटा दायित्व लेने की आवश्यकता है कि खुद भी सुरक्षित रहें और बाकियों को भी सुरक्षित रहने के लिए प्रयास करें, रखने के लिए, और उनको किसी मतलब आपके द्वारा किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, मतलब उन तक ये इन्फेक्शन ना पहुंचे, उसके लिए आप जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को घर में रखें, घर के अंदर रहें, बाहर बेवजह ना जाएं। और अगर किसी को किसी तरह की मदद की आवश्यकता है और आप कर सकते हैं, आप सक्षम हैं, तो आपको करना ज़रूरी है, आपका ये दायित्व बनता है, आपको ये करना ज़रूर चाहिए। क्योंकि हर चीज़ के लिए हम सरकार के ऊपर या हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऊपर या सोसाइटी के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। और ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस है अभी। इस क्राइसिस में हर एक व्यक्ति को जो जिस प्रकार से भी सक्षम है अपने सामर्थ्य को लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। तो ये मेरी एक प्रार्थना है और गुजारिश है। सब लोग कर भी रहे हैं, मैंने देखा है। तो ये इसको और ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मुझे ये मौका मिला। बहुत बहुत शुक्रिया अंशु जी आपका, और मेरी तरफ से सभी लोग जो अभी जुड़े हैं और जिन्होंने भी सवाल पूछे। मुझे लगता है मैं कितने हद तक उसको सही जवाब या मतलब उनको सेटिस्फाई कर पाया या नहीं, ये मतलब ये तो मैं नहीं जानता, मगर मैंने अपने क्षमता और अपने ज्ञान के हिसाब से जितनी भी जानकारी मुझे थी वो सामने रखने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मुझे यहाँ मुकुल जी, धन्यवाद आपका भी। धन्यवाद, नमस्कार।